मैं बचपन से ही मंच पे खूब एक्टिव रहा, डिबेट्स करने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापकों के बच्चों को ना बचपन से दबाव ज्यादा रहता है कि चलो स्टेज के ऊपर चलो, नहीं जाओगे भाग। देखिए, व्यवसाय की दुनिया का उसूल तो ये है कि जल्दी जल्दी एक्सपेंड करना चाहिए। हम उसके एकदम विपरीत है, हम बहुत धीरे चलते हैं। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कबीरदास का फैन हूँ बहुत बड़ा। मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक हो तो कबीरदास है, बाकी तो उसके बाद आते हैं। और कबीरदास बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अपने मन को समझा रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। माली 100 घड़े पानी से सिंचाई करता है, जमीन में पौधे में लंबे समय तक करता है। ऋतु आए फल होए, उसके बाद जब सही ऋतु आती है उसके बाद जाके फल पकता है। जल्दबाजी से क्या फायदा है ना। हालांकि कविताओं के भरोसे जिंदगी जीना मुश्किल है, क्योंकि हर कविता के विरोध में एक कविता और भी है। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये वाला माने कि वो वाला माने समझ में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है कविताओं में। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को लेकर दो बड़े शायरों ने कविता लिखी। एक शकील बदायूनी नाम के शायर थे, उन्होंने क्या लिखा, एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारे जहां को एक मुकम्मल दौलत दी। ऐसी को पंक्ति में एग्जैक्ट शब्द भूल रहा हूं, मतलब कह रहे कि इतना सुंदर ताजमहल बनवा के सारे जहां को क्या मुकम्मल भेंट दुनिया को दी है, कमाल कर दिया। तो ये पढ़ा तो हम थैंकफुल हो गए शाहजहां के लिए कि भाई आपने सही बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। मुमताज जी की याद, किसी की याद में बनवाया लेकिन बनवा दिया, और हम आज तक देख पा रहे हैं। फिर गलती से हमने साहिर को पढ़ लिया, साहिर ने खाट खड़ी कर दी शाहजहां की। वो कह रहे हैं, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये शायरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हर बात में इतना विरोधी पर्सपेक्टिव देते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि अब इसको मानना है कि इसको मानना है, धीरे धीरे मना करना है या काल करे सो आज कर करना है। तो पढ़ाई के मामले में काल करे सो आज कर है ना, और जिंदगी के मामले में बहुत तनाव नहीं रहना है, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई के मामले में आप कहीं सर ने कहा पढ़ाई आज नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है ना, वो भूल के भी नहीं। वो तो मैंने अपने बारे में बताया कि हमारा स्वभाव कुछ कुछ ऐसा है। तो हमें जब किसी शहर में ऐसी बिल्डिंग मिलती है जो बहुत सुरक्षित हो, दो रास्ते हों, हर तरह से मानकों पर खरी उतरती हो, तो ही हम तैयार होते हैं। हमारे सिक्योरिटी की पूरी टीम है, वो ऑडिट करती है, तब उसके बाद ये फैसला होता है। तो जब ये फैसला यहाँ हुआ, एक तो मैं आपसे एक बार भी ये नहीं कहने वाला कि आपको आईएएस बनना ही चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि मेरी ये भूमिका नहीं है कि मैं आपको उकसाऊं आईएएस बनने के लिए। ये जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, तय आपको करना है कि आप क्या बने क्या ना बने। हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, अवसर कम है, तो कंपटीशन ज्यादा है, सीधी सी बात है ना। कंपटीशन ना तो मेरी वजह से ज्यादा है ना मैं कम कर सकता हूं, कंपटीशन तो है ही। नौकरियां एआई आने के बाद क्या होगा भविष्य हमें नहीं पता। प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां लग रहा है कि काफी कम होंगी, हम देख भी रहे हैं अपने आसपास। सरकार में भी आगे चल के, जैसे मैं, एआई मेरा प्रिय क्षेत्र है, मैं तो पढ़ने का शौकीन हूं, हर क्षेत्र ही मेरा प्रिय क्षेत्र है, मुझे पढ़ने का मन करता रहता है, कुछ भी होना यार। तो ये दिख रहा है कि भविष्य में कुछ अजीब होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम सब अनुमान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझाऊं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, अग्निवीर उसको बोलते हैं। जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है भाई। बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। स्कीम कह रही है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे, और 4 साल के बाद उन बच्चों का टेस्ट लेके उनमें से 25% को स्थायी करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि बाकियों को हम सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, किसी राज्य की पुलिस में एब्जॉर्ब कर लें एग्जाम के थ्रू, पर गारंटी ऐसी नहीं देंगे। तब लोगों ने सोचा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पर सरकारें तो बहुत भविष्य में सोच रही होती हैं, और उनको ये दिख रहा था, आज आपको भी दिख रहा होगा। अभी जो हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा, आपने देखा होगा कि इस युद्ध में पहले के युद्धों की तुलना में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई थी। जल सेना की एंट्री हुई ही नहीं, लग रहा था कि यार, बट टीवी चैनल पे तो हो गई थी कि कराची में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं हुई। तो जल सेना मुस्तैद थी, तैयार थी, पर जरूरत पड़ी नहीं। थल सेना को हिलना भी नहीं पड़ा। आपने सुना कि टैंक लेके हम उनके बॉर्डर में घुस गए, वो हमारे बॉर्डर में घुस गए, नहीं हुआ। ना वो आए ना हम गए, मामला सिर्फ एयरफोर्स पे टिक गया। और एयरफोर्स में भी क्या, बहुत कम ऐसा हुआ कि वहां के पायलट्स या यहाँ के पायलट्स बॉर्डर पार करके गए हों। ऑटोमेटेड, बहुत प्रिसाइज, प्रिसिशन वाले वेपन से हमने यहाँ से हमला किया, 100 किलोमीटर अंदर, 150 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर,
कुछ हमले उन्होंने वहां से किए जो विशेष रूप से जम्मू में हुए, पठानकोट के आसपास के इलाके में थोड़ा हमला वहां ज्यादा हुआ, लेकिन उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उन लोगों ने किया ना हम लोगों ने किया, थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत मामूली सा, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वेपन्स हैं। और ड्रोन्स का महत्व आपने देख लिया क्या है। ऐसा होगा उसके बाद जब रोबोट से युद्ध होगा, फिर खेल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध का, साइबर वॉरफेयर का होगा कि हमने उनके जीपीएस को हैक कर लिया, उनकी मिसाइलें अंधी हो गई, कहां जाना समझ नहीं आ रहा उनको। जीपीएस हैक कर लेते, मिसाइल अंधी हो जाती है, कहां जाके मारना है भाई। मिसाइल सटीक मारेगी, उसको जीपीएस मिलेगा तब, जीपीएस हैक कर लिया। ये सब खेल चल रहा है। लेजर पे ऐसा प्रयोग चल रहा है आजकल कि लेजर्स डेवलप कर रहे हैं, इतनी शार्प लेजर्स हैं, आपके देश के अंदर हैं। जैसे हम कहते थे कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है, कमाल की चीज है, हमने भी S-400 देखा, कमाल की चीज है। अब उससे अगले स्तर का चल रहा है, लेजर बीम्स ऐसी बन रही है कि वहां से कोई मिसाइल आई, लेजर बीम ने उसको हवा में गला दिया, जल के राख हो गई वहीं की वहीं, खत्म। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आज से 10-20 साल बाद के युद्ध में सैनिकों की जरूरत नहीं के बराबर है। जब सैनिकों की जरूरत है ही नहीं तो सरकार सैनिक अपॉइंट क्यों करेगी? कम संख्या में करेगी, 4 साल के लिए करेगी, ताकि युद्ध हो तो कम से कम जवान लोग हमारे पास होने चाहिए। उनमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सारी तकनीकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, वो काम करेंगे। तो चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको भविष्य की तकनीकों को देख के फैसले करने पड़ते हैं। तो भविष्य बहुत अजीब सा है। ऐसे अजीब से भविष्य के समय में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप IAS बने या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, क्या बोलते हैं, JAS नहीं, JPSC तो आयोग का नाम हुआ ना। जैसे UPSC में बनते हैं IAS, यहाँ JAS बनते होंगे, क्या बोलते हैं, जास या जस? जैस सुनने में अच्छा लगता है ना, जैस। तो आप IAS बने या जैस बने। तो मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य या कम से कम 10-20 साल बाद का भविष्य बहुत ही विचित्र होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता क्या होगा। तो अभी से कुछ क्षमताएं ऐसी डेवलप कर लीजिए जहां भविष्य बहुत सुरक्षित हो सकता है। जैसे टीचिंग की दुनिया में भविष्य अभी भी सुरक्षित रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम 10-20 साल तक। हालांकि बहुत सुंदर किस्म के रोबोट्स 8-10 साल में टीचर्स को टक्कर देना शुरू कर देंगे, उनको हराना शुरू कर देंगे, ये बात सही है। इसके बाद भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन टीचर्स की जरूरत कुछ समय तक पड़ती ही रहेगी, कम से कम 20-20 साल तक तो मुझे लगता है कि रहेगी। ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट में जो फंक्शन है वहां काम हो रही होगा। हेल्थ के क्षेत्र में हालांकि ऐसे रोबोट्स जो दुनिया के हर डॉक्टर से बेहतर होंगे, जिनका ऑपरेशन करने की क्षमता इतनी प्रिसाइज होगी कोई डॉक्टर उनके आसपास पहुंच भी नहीं पाएगा, जिनके डेटाबेस में सारी मेडिकल साइंसेस, सारी ब्रांचेस की सारी नॉलेज अपडेटेड फॉर्म में एक साथ होगी, मुश्किल से 5-10 साल में हमारे सामने होंगे। लेकिन तब भी ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर्स को खत्म नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स का काम बहुत आसान कर देंगे। होमो स्पीशीज का इतिहास है, उन 3 लाख साल में होमोसेपियंस के इतिहास में आप पहली पीढ़ी है जिनको कंपटीशन इस लेवल पर झेलना है। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग में 2-3 ऑप्शंस रखे चलिए, मेहनत करते रहिए। मेरा अपना अनुमान है कि सिविल सेवाएं अभी तो बनी रहेंगी 15-20-25 साल तक, मुझे बहुत खतरा नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की परीक्षा तो जब भगवान चाहता तब होती है, पिछले 10 साल में 3 ही बार हुई है, तो देखिए वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि IAS IPS वाली परीक्षा हर साल होती है, कम से कम गनीमत है। और एक बार ठीक तैयारी करने के बाद जितने भी राज्य हैं, आप उन सब राज्यों में अपनी किस्मत आजमाएं। 3 राज्यों का पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है, जिनमें से एक आपका झारखंड ही है। JPSC का पाठ्यक्रम बनाने वाला बड़ा जिज्ञासु आदमी रहा होगा, उसका मन हुआ कि हर चीज पढ़वा दो इन बच्चों को। बड़ा अजीब हालत है, मैं पाठ्यक्रम देखता हूँ घबरा जाता हूँ। ऐसा ही खतरनाक पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ का। आप सोचेंगे तीसरा उत्तराखंड ही होगा, नहीं, ये 2 नवजात राज्य हैं। अब तो नवजात क्या, अब तो गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे, 25 साल के हो गए, अब तो ब्रह्मचर्य पूरा हुआ, गृहस्थ आश्रम का समय आ गया इन राज्यों का, है ना। वो तीसरा राज्य राजस्थान है। पता नहीं सिलेबस बनाने वाले ने क्या उस दिन मतलब भांग ली थी, क्या लिया था, महुआ ताड़ी कुछ तो उसने सेवन किया, और सेवन करके जो जो दिखा दुनिया में होता है सब लिख दिया सिलेबस में, ये भी पढ़ लो। इनमें भी सबसे खतरनाक छत्तीसगढ़ है, नाम में ही 36 है। इतने सारे टॉपिक्स लगा दिए उन्होंने, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। वो फिलोसफी पढ़ा रहे हर बच्चे को, सोशियोलॉजी हर बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, साइंस इतनी पढ़ रहा है कि न्यूटन बनते रह जाते हैं बच्चे वहां पर, इतनी साइंस पढ़ाते हैं सिविल सेवाओं के लिए, PCS के लिए। पर यह है कि जब आप एक राज्य की तैयारी ठीक से कर लेते हैं और सिविल सेवाओं की तैयारी ठीक से कर लेते हैं, UPSC की मान लीजिए, तो लगभग 2-3 महीने की एक्स्ट्रा मेहनत से आप किसी भी राज्य की परीक्षा देने के लिए लायक हो जाते हैं, तैयारी कर पाते हैं। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल 16 है, वो हमें सुरक्षा देता है कि किसी भी राज्य की सरकारी नौकरी उस राज्य के व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं हो सकती है। तो आर्टिकल 16 में एक हिस्सा ये कहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुए, जैसे उत्तर प्रदेश PCS है, परीक्षा निकलेगी तो वो ये नहीं कह सकते केवल उत्तर प्रदेश के लोग इसके लिए एलिजिबल है, नहीं,
भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा या किसी परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है। हाँ, हर राज्य कोशिश करता है कि हमारे लोग आ जाएं, क्योंकि उनको इलेक्शन भी लड़ना है, लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन में। 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, लोगों को सवाल तो पूछेंगे ना भाई। तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ कुछ रास्ते निकालते हैं, जैसे अपने यहाँ की भाषा संस्कृति का एक पेपर सेट कर देते हैं। तो बिहार में क्या होगा, जैसे बिहार की भाषा हिंदी है तो हिंदी का एक पेपर होगा और उस पेपर के नंबर ऐड होंगे, महत्वपूर्ण पेपर है। तो अगर बिहार में हिंदी है या झारखंड में तो हिंदी साहित्य भी लगा दिया साथ में। तो इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु वाले तो मत ही आना, केरल बाहर, और कौन कौन बाहर, असम बाहर, अरुणाचल प्रदेश बाहर, है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी एक तरह से, गुजरात भी एक तरह से, ये तरीका है। और बात मतलब ठीक भी है कि आप उस राज्य में जाएंगे, वहां की भाषा आपको आती ही नहीं है। अगर आप आईएएस या आईपीएस बनते हैं, आपको पता होगा कि जिस राज्य का कार्डर मिलता है वहां की भाषा सीखनी पड़ती है आपको। मुझे क्या मेनू की मतलब, मुझे क्या मतलब है, भाड़ में जाए। इजराइल अगर लड़ रहा है हमास के साथ तो मेनू की लड़ने दो। एक बहुत प्रसिद्ध जोक है, 2 दोस्त थे, एक का नाम था संता, एक का नाम था बंता सिंह। तो संता ने बंता से कहा, भैया घर में आग लग गई है। तो बोला मेनू की। बोला तेरे घर में आग लगी है। बोला तेनू की। अरे लग गई तो लगे, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई, मेरे घर में लगी है, तेरे में लगी तो मुझे क्या, मेरे में लगी तुझे क्या, क्या मतलब है। तो कुछ लोग इस मूड में रहते हैं, मेनू की, तेनू की, बहुत बहुत सानू की। व्हाट इज सानू की, हमें क्या मतलब है। इजराइल ने हमास के इतने लोग मार दिए, सानू की। हमास ने पलट कितने मार दिए, हमें क्या मतलब है। और चाचा चौधरी अभी इन दोनों का समझौता करवा रहे हैं, हमें क्या मतलब है यार। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट पार्टी जीत गई है, चाचा चौधरी की पार्टी हार गई है, हमें क्या मतलब है, भाड़ में जाए, सानू की। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि दुनिया की हर चीज आपको प्रभावित करती है, आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस के लेवल पे जीना। और इस पाठ्यक्रम की सबसे सुंदर बात यह है कि ये आपको एक साधारण नागरिक से बहुत कायदे का नागरिक बनाता है। आपको उन सभी चीजों की इतनी इतनी जानकारी हो जाती है कि आप किसी भी विषय पर गंभीर बात कर सकते हैं और आपकी बात लोग सुनना चाहें उसके बाद। तो एक सामान्य बात थी सिविल सेवाओं के बारे में, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये सच में है, आज भी है, मुझे लगता है कि 1-1.5 साल की पढ़ाई से एक मैच्योर सिटीजन बनने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। और मैं ये बात बहुत शिद्दत से कह रहा हूं, मैं सीरियसली कहता हूं कि इस एग्जाम को आपने देना हो ना देना हो, तैयारी एक बार कर ले तो बुराई नहीं है, क्योंकि बेहतर इंसान तो भाई इथिक्स वाला मामला है, लेकिन कम से कम बेहतर जागरूक नागरिक बन जाते हैं। ये बात मैंने एक बार कही थी कि मैं अपने बेटे से भी कहूंगा एग्जाम दो या ना दो, लेकिन पढ़ लेना। मैं आज भी कहता हूं उससे, और वो कुछ क्लासेस करता है, मेरी क्लास कर रहा है आजकल। किसी बाप के लिए इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है। 15-20 दिन से मेरा बेटा मेरा फैन बन गया है। ये अचानक कोई वीडियो, ऐसा होता नहीं अंदर, वरना 19 साल का बच्चा बाप का विरोधी होता है, सीधी सी बात है। मैं भी उम्मीद करता हूँ क्रांति करेगा, क्रांति नहीं करता हूँ। तो उसको उसके किसी दोस्त ने बताया कि तेरे पापा ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, तब उसको लगा अच्छा मेरा बाप किसी काम का है इसका मतलब। तब उसने देखा और फिर उसने लिखा, बड़ा सुंदर सा मैसेज लिखा कि मैं आपका फैन बन गया हूँ। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो अब हो सकता है मेरे चक्कर में वो पूरी पढ़ाई करे। एग्जाम तो मेरे ख्याल से वो नहीं देगा, उससे बहुत इंटरेस्ट है नहीं नौकरी करने में। अभी छोटा भी, क्या पता 3 साल बाद इंटरेस्ट हो भी जाए नौकरी करने का, अभी तक ऐसा लगता है। और मैं उन पिताओं में हूँ जो अपने बच्चों को इंसिस्ट बिल्कुल नहीं करते कि वो क्या करना चाहिए। मैं तो आपको भी नहीं करना चाह रहा हूँ, आपकी चॉइस है ना, आपकी जिंदगी आपकी चॉइस। अगर आपको आईएएस बनना है तो तैयारी करने में सबसे अच्छी मदद हम कर देंगे, ये मेरा भरोसा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको बनना है कि नहीं बनना है आपकी चॉइस है, मैं कौन हूं तो कहने वाला। पर यह बात एकदम सही है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो आज आपका जो व्यक्तित्व है और 2 साल बाद होगा, ठीक ठाक अंतर होगा। आपके दोस्त आपको बेदखल कर देंगे अपनी जमात में से कि अब तू वो नहीं रही, अब तू बदल गई है। सच में बदल जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं जो मुझे होती दिक्कत। आप जिन दोस्तों के साथ रहे उनका एक खास किस्म का माइंडसेट है, आपका भी वैसा है। आप देखेंगे कि अभी हम जिस लेवल पे होते हैं, जनरली जो चुटकुले आप सुनते सुनाते हैं वो आमतौर पे रेसिस्ट होते हैं। किसी की त्वचा के रंग के बारे में हो सकते हैं कि एक बार वो आया, दांत खोले, तब पता लगा भाई तुम अमावस की रात में बाहर मत निकला करो। हंसी आ गई, पर दरअसल ये रेसिस्ट जोक है, किसी की त्वचा के रंग के बारे में है। तो जब तक हमें रेसिज्म का मतलब नहीं पता, हम इसमें हंसेंगे, जोर से हंसेंगे। हमारी फिल्मों में अक्सर आप देखेंगे जो थर्ड जेंडर वाले हैं हमेशा मजाक का विषय बन के आते हैं, हमेशा उनका मजाक उड़ाया जाता है। एलजीबीटी की बात होगी, हमेशा मजाक का विषय बन के आएंगे। यहां तक कि कोई अगर ठीक से बोल नहीं पा रहा, तुतला रहा है, मजाक का विषय बनेगा। यूपीएससी की तैयारी 2 साल करने के बाद आप किसी विकलांग या दिव्यांग का मजाक नहीं बना पाएंगे, आप किसी के त्वचा के रंग का मजाक नहीं बना पाएंगे, आप किसी महिला को महिला होने की वजह से छोटा माने, आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाएंगे।
और जब आप ऐसी बात करने लगेंगे अपने ग्रुप में, भाई ग्रुप में किसी ने कहा अमावस की रात में संजू बाहर निकल गया, टक्कर हो गई, दिखाई नहीं किसी को, हाँ हाँ, आप कहेंगे यार क्यों हंसते हो, त्वचा का रंग तो संयोग की बात है। वो सब घूम के देखेंगे, हैं अरे अब तू वो नहीं रही, अब तू बदल गई कोमल, अब तू बदल गई। कोमल नाम है ना आपका? हाँ। पर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर आपके सारे दोस्त मूर्ख ही रह गए और आप समझदार हो गए तो उसमें क्या बुरी बात है? जब भी ये दुविधा हो, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं तो क्योंकि एक पेपर इथिक्स का है, मैं ही पढ़ाता हूं, उसमें ये बातें आती हैं सारी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अकेले होते जाएंगे, अकेले होने के साथ थोड़ा सा दुखी भी होंगे, बेचैन भी होंगे, परेशान भी होंगे, और जो झुंड में आपके दोस्त हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे। और कभी कभी आपको जलन होगी कि ज्यादा खुश तो ये हैं बिना पढ़े लिखे, हम पढ़ लिख के भी दुखी हो रहे बिना बात के, तो ये कैसी जिंदगी है? तो जब जब ये दुख हो तो एक बहुत अच्छे चिंतक हुए जे एस मिल, उनका एक वाक्य याद कर लीजिएगा बस। जॉन स्टुअर्ट मिल थे, 19वीं सेंचुरी इंग्लैंड के विचारक थे। उन्होंने कहा इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एन अनसेटिस्फाइड पर्सन देन ए सेटिस्फाइड पिग। एक संतुष्ट सुअर होने से बहुत बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना। सुअर जितना संतुष्ट है उतना मनुष्य हो ही नहीं सकता कभी। वो नाली में पड़ा है मस्त एकदम, वही उसका स्विमिंग पूल है, वही उसकी तलैया है, वही गंदगी उसको मिल रही खाने के लिए, मस्त है, पेट भरा हुआ है, ठंडक में है, और इंसान दुखी है उसकी तुलना में। पर इंसान होने वाला दुख सुअर होने वाले सुख की तुलना में ऊंचे स्तर का है। और अगला सेंटेंस क्या है? असंतुष्ट सुकरात होना संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है। आम आदमी है, खुश दिख रहा है, उससे ज्यादा बेहतर लोग हैं जो गहरी बातें सोचते हैं, परेशान रहते हैं। हमारे कबीरदास कह गए हैं, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। समझ में आ रहा है? सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। मैं जागता हूं, रोता हूं, दुनिया खाती है, सोती है। पर याद किसको किया गया? कबीरदास को या उनको जो खा रहे थे, सो रहे थे? उन्हें कौन याद करेगा? सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, तैयारी करने में, मैच्योर होने में लाजमी है कि जिंदगी भर दुख, तनाव, पीड़ाएं ज्यादा होंगी, पर वो दुख ऊंचे स्तर के दुख हैं। निचले स्तर का सुख उसकी बराबरी कर नहीं सकता। के दो सवाल हैं, एक तो ये कि जब आपने एग्जाम दिया खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे, और दूसरा कि संविधान स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता जबकि सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। बैठ बैठ बैठ। तो संविधान असल में बहुत आसान पुस्तक नहीं है, थोड़ी मुश्किल पुस्तक भी है, तो स्कूल के बच्चे उस लेवल पे कितना समझ पाएंगे ये भी एक सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि जो सोशल साइंस है उसमें सिविक्स का हिस्सा होता है, नागरिक शास्त्र का। तो नागरिक शास्त्र संविधान की बातें आसान भाषा में बताने का ही तरीका है, होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि संविधान देश की सारी मम्मियों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिवार को बता सके कि क्या संविधान है। वैसे हमारी भविष्य की योजनाओं में एक ये भी है, हम एक जीके का कोर्स बनाएंगे सिर्फ मम्मियों के लिए। हाँ, ओनली फॉर मदर्स। वो मम्मियाँ जिनके छोटे बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे क्या होता है, थोड़े से बड़े होते हैं ना, फिर माँ का बड़ा अपमान करते हैं उसके बाद कि तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता। तो मम्मी भी साथ साथ पढ़ती रहे तो बच्चे को ठीक रखना भी ठीक है, और खुद भी अवेयरनेस के लिए थोड़ा संविधान को भी पता रहना चाहिए। तो मोटिवेशन तो भाई देखो, मेरा अपना मानना है कि डिसिप्लिन और परसिवरेंस की वैल्यू ज्यादा है। अल्पकालिक मोटिवेशन जो भाषण सुन के आता है उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती है। तो एक शब्द होता है अंग्रेजी में ग्रिट। ग्रिट का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक अपने उद्देश्य को लगातार फॉलो करने का जो माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है, वो आपके पास है या नहीं। तो मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में हूं जिनका माइंडसेट वैसा था, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होते नहीं थे। हुए भी तो बहुत परेशानी नहीं होती थी। मतलब हमने 17 साल की उम्र में नौकरी करनी शुरू कर दी थी सेल्समैन की, वो सब की है, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाई हो जाती थी। तो अगर आप कुछ ठान लेते हैं और सीरियस हैं, अंदर से आग है, तो बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए होता। तो मुझे इंडिविजुअली बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तरीका यह था कि रोज रात को सोने से पहले कागज पे लिखता था कि आज क्या क्या हुआ, कल का टारगेट ये है, इतने घंटे पढ़ना है, इतनी चीजें खत्म करनी है, और फिर एक कागज पे अपना नाम और नीचे IAS फिर काट देते थे, कोई देख ना ले। बार बार ऐसे करता था, उससे बड़ा मोटिवेशन होता है कि करना है, कभी ना कभी लिखवाना है। तो रोज आपने टारगेट बनाया एक दिन का, अगले दिन सेल्फ असेसमेंट किया, नहीं पूरा हो पाए तो खुद को लताड़ा लिख के या डायरी में लताड़ा अपने आप को, फिर अगले दिन के लिए प्रॉमिस किया अपने आप से, फिर टारगेट सेट किया। तो डायरी राइटिंग मेरी हैबिट तब से थी, रोज के लिए टारगेट्स बनाना, डेली के भी, मंथली भी, ईयरली भी। और मेरा 70-80% टारगेट्स हो जाते थे मैच। इतना अगर आपका हो रहा है तो आप ठीक है, इसका मतलब। आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना। पढ़ना शुरू किया था कि नोटिफिकेशन आ गया, टंग आया भी उसका है, अब कैसे कोई पढ़े बेचारा। तो आजकल तो ये कि अगर अपना फोन 2 घंटे के लिए ऑफ करके रख दें तो मेरे ख्याल से पढ़ाई हो जाती है। अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसी फोन से जिसमें मैसेज भी आते हैं, तो दिक्कत है। या तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो पूरी तरह से, फिर केवल वीडियो देखो जो पढ़ाई का वीडियो है। जब आप देखो, 2 चीजें हैं,
एक है वो मन जो प्रेरित करता है कि भटको भटको, इंस्टा देखो, टिकटॉक देखो, ट्विटर देखो, और एक मन कह रहा है कि नहीं पढ़ो। इनमें कंपटीशन रहता है, जंग रहती है। जब तक ये वाला हावी है तो आप हर 10-15 मिनट के बाद डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसका बेसिक मतलब है कि अंदर इतनी फायर है नहीं कि उसको शांत कर सके, और जब वो फायर आ जाती है तो फिर वो वाला मन शांत होने लगता है। दिक्कत है कि ये वाली फायर आमतौर पे तब आती है जब समय कम रह जाता है, इतना कम कि वो पर्याप्त नहीं होता। तो सारा खेल इस बात का है कि आपके अंदर वो फायर उस समय तक आ जाए कि देर ना हो चुकी हो। तो सबसे आसान उपाय ये है कि अपने फोन में नोटिफिकेशन आ रहे ऑफ करके 2-2 घंटे का टारगेट लीजिए कि 2 घंटे फोन नहीं देखना है, मतलब मैसेज नहीं देखने हैं। अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब से पढ़िए, 2 घंटे फोन ऑफ कर दीजिए। और अगर फोन से ही पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे तक किसी भी हाल में ना व्हाट्सएप देखना है ना कुछ और देखना है, कसम खा के बैठिए। और ये पॉसिबल है, कई लोग ऐसा करते हैं और कर लेते हैं। ऐसे बच्चे यूपीएससी में टॉप करते हैं, उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, बोलते हैं कि हमने 2 साल पहले इंस्टाग्राम ऑफ कर दिया था। सीधे मतलब उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं फोन से। आप भी कर दीजिए, जिस चीज से परेशानी ज्यादा है उसको हटा दो फोन से। जिगर चाहिए हटाने के लिए, लेकिन लेकिन हट जाता है, ऐसा भी क्या। ये कह रही कि ऑनलाइन में क्लास तो हो जाती है पर आसपास बाकी लोग नहीं होते तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मौका नहीं मिलता। ये बात सही है। और कॉलेज में जाने का असली पर्पस क्लास नहीं होती है। ये शिक्षा का सिद्धांत मान्यता प्राप्त है कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जो बच्चा सीखता है उसका 2/3 से 3/4 के बीच में, 66 से 75% के बीच में क्लासरूम के बाहर सीखता है। क्लासरूम के अंदर केवल 1/3 या 1/4 होता है असली शिक्षा। बाकी बच्चों के साथ बात करके, खेल के, झगड़ा करके, मार पिटाई करके, टीम में रह के, रिसेस में खेलना कूदना, खाना मिलके खाना, वो सब सीखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऑफलाइन में ये है कि बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बातचीत होती है, स्मार्टनेस आती है। कौन को पढ़ाने वो पढ़े, उतना मैं जान लेता हूँ। मतलब अखबार मेरी टेबल पे रहता है तो मैं हेडलाइंस देख लेता हूँ, कोई खास न्यूज़ है उसको मैं ठीक से फॉलो करता हूँ। नेट के थ्रू मैं आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ बीच बीच में। लेकिन मेरे दिमाग में फिल्टर्स लगे हुए बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो उम्र के साथ लगते हैं, अभी आपके नहीं लग पाएंगे। आप कितना भी कोशिश करके एक आर्टिकल लिख लीजिए जिसमें विचारधारा थोप रखी हो, मेरे दिमाग के फिल्टर उतना उतना हटा के ही लेंगे उसको। इसलिए मुझे अब किसी विचारधारा का पढ़ लीजिए, मैं लूंगा उतना काम का जो मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक बात है। और जहां मुझे डाउट होगा, चैट जीपीटी, ग्रोक, ये सबका सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, मैं तुरंत उससे सवाल पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, और डीप सर्च पे पूछता हूँ प्रमाण के साथ। ऐसे ही नहीं कि भाई ये एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, ये सही है या गलत, प्रमाण के साथ बताओ। तो वो आधा घंटा लगाता है रिसर्च करने में, फिर प्रमाण देता है कि संविधान के आर्टिकल लिख के देगा किस आर्टिकल में ये लाइन लिखी हुई है, इस जजमेंट में इस जज ने ये वाक्य लिखा था, ये प्रमाण आते हैं। तब मानता हूं कि सही बात क्या है, उसके पहले नहीं मानता हूं, चाहे कोई भी हो। मुझे संकेत मिल गए, ऊपर जाना पड़ेगा, बच्चे नाराज हो रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मिलते रहेंगे बाद में। शुक्रिया, धन्यवाद।